हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक सक्सेसिस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। पहला वाले लेक्चर असी डिस्कस किया सी अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल एंड सम पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोहर मॉडल ने जो अपने बोहर ने जो अपने एटम का मॉडल रिप्रजेंट किया सीगा उसदियां की सक्सेसिस सी की उस तो आपां नूं अचीव होया। तो फर्स्ट पॉइंट है it explained the stability of an atom। जो सब तो पहला अपना बेनिफिट सीगा बोहर मॉडल का वो की सी कि बोहर मॉडल की हैल्प नाल असी किसी भी एटम की स्टेबिलिटी नूं एक्सप्लेन कर सकते हैं। किद्दां असी क्या सीगा कि अकॉर्डिंग टू बोहर इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स एंड दैट पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट्स एंड एज लॉन्ग एज जदों तक एक इलैक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विच रिवॉल्व करता है दैन इट कैन नॉट लूज और गेन एनर्जी। कोई भी इलैक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट दे विच ना तो एनर्जी नू गेन कर सकता है ना ही लूज कर सकता है अपने आप ऑफ इट्स ओन। ठीक है, कल आप किया सी या सॉरी इन द प्रीवियस लेक्चर आप डिस्कस किया है कि जदों उसनों प्रॉपर रेडिएशन मिलती है जिसकी एक प्रॉपर वेव लेंथ होंदी है फिर ही इलैक्ट्रॉन है उस एनर्जी नू एब्जॉर्ब करके एक ऑर्बिट तो दूसरे ऑर्बिट दे विच जंप कर सकता है। बट रदरफोर्ड मॉडल की कह रहा सीगा कि इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा वो जदों न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो कॉन्टीन्यूअसली एनर्जी एमिट करता 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 अल्टीमेटली कित्थे गिर सकता है इन द न्यूक्लियस ते एटम की हो जाएगा कोलैप्स। पर बोहर ने की कहता कि जदों तक कोई भी इलैक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विच रिवॉल्व करेगा दैन इट कैन नॉट लूज और गेन एनर्जी। तो जे वो एनर्जी नू लूज या गेन ही नहीं कर सकता तो फिर वो कभी भी न्यूक्लियस के नाल कोलैप्स नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। सेकेंड की है इट सक्सेसफुली explained the atomic spectrum of hydrogen। आप सेकेंड ड्रॉबैक पढ़ी सी रदरफोर्ड मॉडल की कि रदरफोर्ड अपने मॉडल की हैल्प नाल जो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पैक्ट्रम है जिस दे विच डेफिनेट लाइन्स बनदियां ने उसनूं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बट जिहड़ा बोहर सी उसने हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पैक्ट्रम नूं सक्सैसफुली एक्सप्लेन कर दिता। देखो किद्दां फॉर एग्जाम्पल जिवें असीं कह रहे सी मान लो कि यह हाइड्रोजन का एक इलैक्ट्रॉन के शैल दे विच फस्ट शैल दे विच रिवॉल्व करता पिया। जदों असी इसनूं बाहरों एनर्जी दिती इसने उस एनर्जी नूं एब्जॉर्ब किया ते कित्थे जंप हो गया सैकेंड लैवल। फस्ट तो कित्थे पहुँच गया सैकेंड दे। बट असी कल ये चीज़ डिस्कस की सी कि जो इन्हां दोनों का एनर्जी लैवल डिफरेंस है E2 माइनस E1 इट शुड बी इक्वल टू एच न्यू और E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैमडा बिकॉज जिहड़ा न्यू है वो की हुंदा है सी अपॉन लैमडा और 1 अपॉन लैमडा। ठीक है, की हो गया E2 माइनस E1 अपॉन एच सी
और लैम्डा इज इक्वल टू HC/E2 माइनस E1। ये जो इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू HC/E2 माइनस E1, इसका की मतलब है कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ इसनों एनर्जी दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ लाइट उसनों क्या जाता है फोटोन, PHOTON। उस फोटोन की एक पर्टिकुलर वेव लेंथ का होना जरूरी है। जे उसकी वेव लेंथ इस चीज़ के बराबर होएगी तो ही इलैक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सैकेंड शैल दे विच ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, हुण असी कह रहे हैं कि बोहर के मॉडल ने हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पैक्ट्रम को सक्सैसफुली एक्सप्लेन करता। हुण जो हाइड्रोजन का स्पैक्ट्रम है एक्चुअल दे विच हाइड्रोजन के स्पैक्ट्रम दे विच काफ़ी सारिया लाइनस देखिया जांदियां ने। ठीक है, हुण कहते असी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को तो सिर्फ एक ही इलैक्ट्रॉन होंदा है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो यदा मतलब उसमें प्रोटॉन्स भी किन्ने ने 1 तो इलैक्ट्रॉन्स भी किन्ने ने 1। तो फिर सानू सोचण च बड़ा अजीब लगता है कि उहदे विच एक तो ज़्यादा लाइनस किवें बनदियां ने। तो इस चीज़ नू भी जो बोहर सी उसने एक्सप्लेन किया। देखो कहते मान लो कि असी हाइड्रोजन नू एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बट वो जिहड़ा हाइड्रोजन है उस दे विच जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन का एक ही एटम होएगा। हाइड्रोजन गैस लै ली तुसीं, उहदे विच पता नहीं किन्ने हाइड्रोजन के एटम पे ने, तो की हो सकता है। तो असी इस चीज़ को किवें डिफाइन करते हैं कि मान लो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो सब तो पहला की है जो हाइड्रोजन का एक इलैक्ट्रॉन है वो कित्थे पिया बेटे, n इज इक्वल टू 1 मीनस K शैल दे विच पिया। ठीक है, इसकी सैकेंड शैल है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। असी इसनों एनर्जी दिती और उस एनर्जी की हैल्प दे नाल यह कित्थे पहुँच गया, मान लो सैकेंड शैल दे विच। ठीक है, हुण जदों यह सैकेंड शैल तो ये किहड़ी स्टेट होगी बेटा, ये किहड़ी है इसकी ग्राउंड स्टेट, ये किहड़ी स्टेट होगी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो हुण एक्साइटेड स्टेट दे विच कभी भी अपने आप को स्टेबल फील नहीं करता। पर मान लो कि हाइड्रोजन का एक एटम है जिहड़ा उसका इलैक्ट्रॉन तो सैकेंड शैल दे गया, मान लो अगले हाइड्रोजन का थर्ड शैल ते चला गया, किसी का फोर्थ ते चला गया तो किसी का फिफ्थ ते चला गया, क्योंकि सानू नहीं पता उस दे विच हाइड्रोजन के किन्ने एटम्स पे ने। ठीक है, हुण अगर यही एक्साइटेड स्टेट तो ठीक है, मान लो कि ये इलैक्ट्रॉन फर्स्ट शैल दे विच वापस आंदा है। ठीक है, तो जिहड़ी लाइन दिखती है हाइड्रोजन के स्पैक्ट्रम दे विच उस लाइन नू की कहा जाता है, लेमैन सीरीज़। किहड़ी सीरीज़, लेमैन सीरीज़। और अगर मान लो कि इलैक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट दे विच मीनस n इज इक्वल टू 1 च नहीं आंदा, कोई भी एक्साइटेड इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा वो सैकेंड स्टेट दे विच पहला वापस आंदा है। ठीक है, फिर वो दोबारा फर्स्ट च आ सकता है, पर एक बारी थर्ड तो या फोर्थ तो कित्थे आ रहा है वो सैकेंड दे विच। तो इत्थे जिहड़ी सीरीज़ बनती है इनू कहा जाता है बाल्मर सीरीज़। ठीक है, इसे तरीके नाल जे कोई इलैक्ट्रॉन तीसरी शैल दे विच वापस आंदा है तो ये बनती है लेमैन बाल्मर पास्चन सीरीज़। जे कोई फोर्थ दे विच आंदा है तो उसनों कहा जाता है ब्रैकेट सीरीज़। इस तरीके नाल जे कोई फिफ्थ दे विच वापस आंदा है तो उसनों कहा जाता है पफंड सीरीज़। मीनस बोहर ने सिंपली की क्या, वो कह रहे हैं कि जदों असी हाइड्रोजन नू बाहरों एनर्जी प्रोवाइड की है तो सानू नहीं पता हाइड्रोजन के किन्ने एटम्स ने। ठीक है, मान लो
कोई हाइड्रोजन का एटम एक्साइट होकर सैकेंड शैल चला गया, कोई थर्ड च, कोई फोर्थ च, कोई फिफ्थ च, कोई सिक्स्थ च। ठीक है, तो जे तां ओह इलैक्ट्रॉन डायरैक्टली फस्ट शैल दे विच वापस आ जाएगा, ठीक है, तो लेमैन सीरीज़ बनेगी। लेमैन सीरीज़ दे विच की होएगा, जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वह सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ शैल दे विचों कित्थे वापस आएगा, टू n = 1 फ्रॉम बाल्मर सीरीज़ दे विच की होएगा, उन्हें कित्थे वापस आना है, n = 2 तो फिर कित्थों आएगा वापस वो, फ्रॉम n = 3 4 5 सो ऑन। फिर किहड़ी सीरीज़ आ गई तुहाडे कोल, पास्चन, इत्थे फ्रॉम n = 4 5 6 सो ऑन, इत्थे वापस आएगा n = 3। दैन ब्रैकेट, ब्रैकेट दे विच कित्थे वापस आएगा, n = 4 ते पफंड दे विच कित्थे वापस आएगा, n = 5। ठीक है, तो इस करके जो हाइड्रोजन का स्पैक्ट्रम है उहदे विच काफ़ी सारिया लाइन्स सानू देखण नू मिलणगियां। वो किस चीज़ से डिपेंड करनगियां कि किहड़े हाइड्रोजन के एटम ने किन्नी एनर्जी एब्सॉर्ब की है, तो वह डायरैक्टली फस्ट शैल दे विच वापस आ रहा है, सैकेंड दे विच, थर्ड दे विच या फोर्थ दे विच। उस अकॉर्डिंग तुहानू डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन्स है जिहड़ियां वो मिल सकदियां। ठीक है, तो जे असी देखना होवे बेटे कि उहदे विच किन्नियां लाइन्स बनदियां ने, तो उस लिए नंबर ऑफ लाइन्स का फॉर्मूला हुंदा है तुहाडे कोल n2 - n1 n2 - n1 मल्टीप्लाई n2 - n1 + 1/2। जे असी देखना होवे कि हाइड्रोजन के स्पैक्ट्रम दे विच किन्नियां लाइन्स बन सकदियां, मान लो कि असी कहने आ कि इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा वो n1 तक तो पिया ही पिया, बट जिहड़ा n2 है वो किन्ना बेटे, वो किहड़े लैवल चला गया, सीधा फिफ्थ दे विच। ठीक है, फस्ट दे विचों जंप करके कित्थे चला गया, फिफ्थ दे विच। मीनस फस्ट टू वो कित्थे गया, फिफ्थ शैल दे विच। फस्ट ओदी हैगी है ग्राउंड स्टेट ते फिफ्थ किहड़ी है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, असीं उहनूं इन्नी एनर्जी दित्ती कि वो फस्ट तो डायरैक्टली कित्थे पहुँच गया, n = 5। तो असी देखना चाहते हैं कि जदों वो 5 तो वापस आऊगा तो उहदे विच किन्नियां लाइन्स बन सकदियां। तो उहदे लई फार्मूला यह है, n2 किन्ना 5, n1 किन्ना 1, n2 किन्ना 5 1, तो यह किन्ना बन गया 4, अब 1 नाल 1 कैंसल हो गया, 5 / 2 20/2 = 10। तो यदा मतलब हाइड्रोजन के स्पैक्ट्रम दे विच तुहानू 10 लाइन्स नज़र आ सकती हैं जे उसका इलैक्ट्रॉन फस्ट शैल दे विचों डायरैक्टली किहड़ी शैल दे विच गया होएगा, फिफ्थ। ठीक है, वो तुसीं देखो किवें बनदियां ने, फिफ्थ तो फोर्थ आ सकता है, फिफ्थ फोर्थ तो थर्ड सैकेंड 1, तो फिफ्थ तो कित्थे कित्थे आ सकता हुंदा है, जे वो फिफ्थ दे विच गया है तो फिफ्थ च उहदे चांसिस ने 4 दे विच आउण दे, 3 दे, 2 दे ते 1 दे। ठीक है, इस तरीके नाल फोर्थ दे विच आउण तो बाद वो 3 ते आ सकता है, 2 ते आ सकता है, 1 ते, 3 तो आ सकता है 2 ते 1 ते 2 तो कित्थों आ सकता है, सिर्फ फस्ट पोजीशन ते। तो देखो कितनी लाइन्स बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो साढ़े को फॉर्मूला की है, n2 - n1 × n2 - n1 + 1/2।
ठीक है। तो बोहर के मॉडल की हैल्प नाल उसने हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पैक्ट्रम नू सक्सैसफुली एक्सप्लेन कर दिता। थर्ड की है, इट हैल्प्स टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी इलैक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर शैल। इस दी हैल्प नाल, बोहर मॉडल की हैल्प नाल असी अगर फाइंड आउट करना होवे भी किसी इलैक्ट्रॉन की किसी शैल दे विच कितनी एनर्जी है, इट हेल्प्ड इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एनी इलैक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। बोहर ने एक फॉर्मूला दिता जिस दी हैल्प नाल असी किसी इलैक्ट्रॉन की अगर एनर्जी कढ़नी चाहिए कि वो जो फर्स्ट शैल दे विच उहदे कोल कितनी एनर्जी है, सैकेंड शैल च है तो कितनी एनर्जी है, तो फॉर्मूला की है एन का मतलब केड़ी शैल दे विचों पिया, एन इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। इट इज़ इक्वल टू -2 पाई स्क्वेयर me4 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर एंड h स्क्वेयर। ये फॉर्मूला बेटा, ठीक है। इहदे विचों जदों असी इन्हां सारियां दियां वैल्यूज़ पुट करते हैं, m मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन, h इज इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, तो एक कितना बन जाता है, En इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर किलो जाउल पर मोल। ठीक है। इत्थे n की है कि वो केड़ी शैल दे विच प्रेजेंट है, फर्स्ट दे विच, सैकेंड दे विच या थर्ड दे विच। इसे तरीके नाल अगर तुसी इसनू, ये तो हैगा बेटा किलो जाउल पर मोल, जे तुसी इसनू कैलकुलेट करना होवे इन टर्म्स ऑफ जाउल पर इलैक्ट्रॉन तो उहदी वैल्यू इन्नी हुंदी है, जाउल पर एटम, सॉरी इलैक्ट्रॉन नहीं, जाउल पर एटम। ठीक है। तो ये फॉर्मूला की हैल्प नाल असी डायरैक्टली किसी भी इलैक्ट्रॉन की किसी भी शैल दे विच एनर्जी बारे पता कर सकते हैं। ठीक है। हुण देखो जे मान लो असी N1 पुट करिए, इसका मतलब इलैक्ट्रॉन कित्थे पिया, फर्स्ट शैल दे विच, तो उहदी एनर्जी कितनी आ जाएगी, -1312 किलो जाउल पर मोल। ठीक है। फिर जे तुसी n इज इक्वल टू 2 पुट करता तो ये कितनी आ जाएगी बेटे, एनर्जी आ जाएगी -1312 डिवाइडेड बाय 4, जो 2 का स्क्वायर करोगे 4 बन जाएगा, ये आ जाएगी 328। ठीक है। इस तो बाद अगर तुसी n3 पुट कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगी 32। तो यदा मतलब फर्स्ट शैल दे विच इलैक्ट्रॉन कोल कितनी एनर्जी है, -1312, दूसरे दे विच कितनी है -328 और तीसरे दे विच कितनी है -145.7 किलो जाउल पर मोल। तो इस तरीके नाल असी किसी भी इलैक्ट्रॉन की किसी भी शैल दे विच एनर्जी बारे पता कर सकते हैं। देखो जे तुसी नोटिस करो, देखो फर्स्ट शैल की एनर्जी 1312 है, सैकेंड की 328, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। फिर वो 328 तो बाद कितनी है 145, मीनस पहली तो दूसरे शैल दे विच एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होंदा है। फिर जिवें जिवें शैल्स वधदियां जांदियां ने उन्हां दा एनर्जी डिफरेंस है वो जिहड़ा घटदा जांदा है। तां ही देखो जदों मैं हाइड्रोजन का स्पैक्ट्रम ड्रॉ किया सी, n = 1 इन्ना लिता सी, उस तो बाद मैं इन्हां नूं एक दूसरे दे नेड़े करना शुरू कर दिता सी। इहदा रीजन यही है बेटे, जिवें जिवें शैल्स का नंबर वधदा है उन्हां दा एनर्जी डिफरेंस है वो घटदा जांदा है। ठीक
ठीक है। हुण नैगेटिव साइन की दसदा है? जदों देखो बेटा इलैक्ट्रॉन कल्ला हुंदा है, कल्ला मीनस वो न्यूक्लियस तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो रिवॉल्व नहीं करेगा न्यूक्लियस से, तो यदा मतलब उदों असीं कहांगे इलैक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो रेस्ट ते इलैक्ट्रॉन की उस टाइम एनर्जी असीं कितनी मान के चलते हैं? 0, ठीक है। बट जिमें जिमें वो न्यूक्लियस के नेड़े आंदा है उहदी जिहड़ी एनर्जी है वो 0 तो घट के किधर नूं जानी शुरू हो जाती है? नैगेटिव वाल। इट मीनस, और तुसी ये चीज़ कैमिस्ट्री दे विच हमेशा याद रखनी है कि जिन्नी एनर्जी घटदी है उन्नी ही किसी चीज़ की स्टेबिलिटी वधदी है। दोबारा सुनो, जिन्नी भी किसी चीज़ की एनर्जी घटदी है उसकी स्टेबिलिटी उन्नी ही वधदी है, ठीक है। तो असी दो चीज़ां सीखियां कि एक तो बोहर मॉडल की हैल्प नाल असी इलैक्ट्रॉन की किसी भी शैल दे विच एनर्जी बारे पता कर सकते हैं। एक जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है वो एटम दे विच ज़्यादा स्टेबल हुंदा है बिकॉज उहदी एनर्जी एट रेस्ट, जदों वो न्यूक्लियस तो बहुत दूरी ते है तो रिवॉल्व नहीं करता, उस नालों वो अपने आप को कदों स्टेबल फील करता है? जदों वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। और एन की वैल्यू वधन दे नाल नाल उन्हां दा एनर्जी डिफरेंस है जिहड़ा वो घटदा जांदा है, ठीक है। इसे तरीके नाल बोहर ने एक सानू होर फार्मूला दिता सी टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, अच्छा सॉरी बेटा, रेडियस तो पहला एक चीज़ होर डिस्कस करो, ये तो सीगा फॉर हाइड्रोजन जिथे Z की वैल्यू की है 1। मान लो तुसी हाइड्रोजन की जगह किसी होर एटम की एनर्जी बारे पता करना है, ठीक है। तो उहदे लई फार्मूला की हुंदा तुहाडे कोल? E इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर ते ऊपर की हुंदा है? मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वेयर, ठीक है। इत्थे जिहड़ा Z है यह की है बेटा? एटॉमिक नंबर, ठीक है। मीनस असी अगर हाइड्रोजन की जगह किसी होर एटम की एनर्जी बारे भी पता करना होवे तो असी बोहर दे फार्मूला की हैल्प नाल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि तुहानूं मैं कहता कि हीलियम की एनर्जी दसो, तो हीलियम जे हीलियम है तो उसका Z कितना हुंदा है? 2। तो जे अदी असी एनर्जी कढ़नी है जदों n की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। तो फिर असी किवें कढ़ांगे? -1312 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वेयर, तो उहदा Z का स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 4। तो कितनी आ जाएगी बेटे उहदी एनर्जी? -5248 किलो जाउल पर मोल। इस तरीके नाल जे तुसी जाउल पर एटम कढ़नी है ये नाल भी तुसी की लगा देना? Z स्क्वेयर, ठीक है। इस तरीके नाल असी बोहर दे फार्मूला नाल किसी भी इलैक्ट्रॉन की किसी भी शैल दे विच की फाइंड आउट कर सकते हैं? एनर्जी। इस दे नाल ही जो बोहर है बेटा, बोहर ने आपां नूं ये भी दस्या कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब होंदा है डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हुण देखो जिवें असी कहा कि बोहर कह रहा है कि फर्स्ट शैल दे विच इलैक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी सी? -1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर तो आप सॉरी 1 पुट करता। मीनस पहली शैल दे विच किसी इलैक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हुंदी है? -1312 किलो जाउल पर मोल। अगर वो इलैक्ट्रॉन सैकेंड शैल दे विच चला जाता है तो उसकी एनर्जी कितनी है? -328। इट मीनस -1312 या -328 किलो जाउल पर मोल। या तो इलैक्ट्रॉन को इन्नी एनर्जी होएगी या
इन्नी इस दे विच जिहड़ी भी वैल्यू है बेटे 1311 1310 1000 900 800 700 600 कोई भी ये विच जिहड़ी रेंज है एनर्जी दी वो इलैक्ट्रॉन कोल नहीं हो सकती मीनस एनर्जी इज़ फिक्सड तो उस फिक्सड एनर्जी नूं ही की कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड क्लीयर हो गया की है एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड ठीक है एनर्जी की वैल्यू ये नहीं है कि इन्होंने दोनों के विचाले जिहड़ियां वैल्यूज़ है कोई भी एनर्जी इलैक्ट्रॉन को कभी भी हो सकती है नहीं आइदर दिस और 145.7 एंड सो ऑन ठीक है विच विचाले वाली एनर्जी नहीं हो सकती इस चीज़ को उसने एक लैडर नाल भी कंपेयर किया है पौड़ियां दे नाल भी कंपेयर किया है देखो बेटा जदों असीं पौड़ियां चढ़ते हैं तो साडा पैर है फस्ट स्टैप तो बाद सैकेंड स्टैप ते ही जाऊगा या थर्ड स्टैप ते ही जाऊगा फस्ट ते सैकेंड स्टैप दे विच जिहड़ी थां है उत्थे तुसीं पैर नहीं रख सकते कि रख सकते हो नहीं रख सकते ना सिमिलरली विद द इलैक्ट्रॉन कि ये या तो फस्ट ऑर्बिट दे विच रह सकता है या सैकेंड या थर्ड या फोर्थ या उस तो हायर लैवल्स विच विचाले कभी भी इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता तो इस चीज़ को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी सिमिलरली जो बोहर है सानू उसने एक होर फार्मूला दिता सीगा टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनी एटम तो वो रेडियस का फार्मूला की है 52.9 n स्क्वायर अपॉन z की है 52.9 n स्क्वायर अपॉन z pm का मतलब बेटा पिकोमीटर जिवें असी लेंथ नूं रेडियस तुसीं मैथ्स दे विच रेडियस ड्रॉ करदे हो तुहानूं मैम ने कहा 5 सेंटीमीटर का रेडियस लैके सर्कल ड्रॉ करो ठीक है वो सेंटीमीटर की हुंदे ने यूनिट ऑफ लेंथ सिमिलरली पिकोमीटर भी की हुंदा है यूनिट ऑफ लेंथ जिहड़ा 1 पिकोमीटर है वो बराबर हुंदा है 10⁻⁻12 मीटर ते ठीक है तो असी किसी भी एटम की रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला n की है कि वो किहड़े ऑर्बिट दे विच पिया है z की है उसका एटॉमिक नंबर या असी इसनों लिखते हैं 0.0529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z फिर असी इत्थे यूनिट्स की करते हैं यूज़ नैनोमीटर पिकोमीटर नहीं फिर असी यूज़ करते हैं नैनोमीटर तो नैनोमीटर कितना होंगे 10⁻⁻9 मीटर के बराबर ठीक है इस तरीके नाल ये बोहर दियां मेन सक्सैसिस सी जिहड़ियां कि उसने अचीव कीतियां अपने मॉडल नूं रिप्रजेंट करन तो बाद किहड़ियां फर्स्ट की सी इसने एटम की स्टेबिलिटी में एक्सप्लेन किया सैकेंड इसने सक्सैसफुली एक्सप्लेन किया एटॉमिक स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन नो थर्ड इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एन इलैक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट फोर्थ पॉइंट तुसी बना सकते हो इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ एन इलैक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ठीक है जो तुसी उसकी रेडियस का भी पता करना हो तो तुसी इस फार्मूला की हेल्प नाल फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है तो ये तुहाडे मेन पॉइंट सीगे सक्सैसिस ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम बट ये भी मॉडल है जिहड़ा इस दे विच भी कुछ जो कमियां ने वो हले रहिंदियां ने ठीक है मीनस लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल वो लिख लो बेटा इंपॉर्टेंट ने तुहाडे लई limitations of Bohr model of an atom. First, it could not explain the finer details of spectrum of hydrogen.
ये जो हाइड्रोजन का स्पैक्ट्रम नो डाउट इसने उसकी लाइन्स नू एक्सप्लेन किया, बट फाइनर डिटेल्स बेटे की होंदियां ने, जिवें मैं तुहानूं कहा सीगा कि उहदे स्पैक्ट्रम दे विच कुछ इदां दियां लाइन्स नज़र आईयां, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है। पर कहंदे जिहड़ियां ये लाइन्स सी इन्हां दे नाल होर तां जिहड़ी ये फाइनल डिटेल है, मीनस एक लाइन फरदर बहुत छोटिया छोटिया बरीक बरीक लाइन्स तो मिलकर बनी हुई है, उसनों कहा जाता है फाइनल डिटेल्स। तो बोहर उस चीज़ बारे कोई भी रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। द फर्स्ट लिमिटेशन की होगी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइनल डिटेल्स ऑफ द स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड, it could not explain the spectrum of hydrogen like atoms। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब है कि जिद्दां कि हीलियम, लीथियम, बेरीलियम, मीनस हाइड्रोजन नूं छड्ड के जिहड़े बाकी एलीमेंट्स ने, बाकी एटम्स से उन्हां दे स्पैक्ट्रम नूं बोहर मॉडल की हैल्प नाल एक्सप्लेन नहीं किया जा सकिया, ठीक है। थर्ड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द effect of magnetic field on the spectrum of हाइड्रोजन। जिहड़ा उसने हाइड्रोजन का स्पैक्ट्रम तो एक्सप्लेन करता, बट जे असी उस हाइड्रोजन के अराउंड मैगनैटिक फील्ड लगा दिए, मीनस मैगनेट्स रख दिए, तो उसके स्पैक्ट्रम दे विच बहुत सारिया चेंजिस नज़र आंदियां, ठीक है। उन्हां चेंजिस नूं की कहा जाता है, ज़ी-मैन इफेक्ट। अंडर द मैगनेटिक फील्ड ईच लाइन इज splitted into many lines known as Z-man effect। कहते की नोटिस किया गया कि जो हाइड्रोजन के एटम के अराउंड मैगनैटिक फील्ड अप्लाई किया तो जी एक लाइन से बहुत सारिया लाइनों के ब्रेकअप हो गई, उस इफेक्ट को की कहा जाता है, जी-मैन इफेक्ट। तो बोहर इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकिया कि मैगनैटिक फील्ड के लगान नाल जिहड़ियां उसदियां लाइन्स ने वो फरदर ब्रेकअप क्यों हो रही ने, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ की है, इट कुड नॉट explain the effect of electric field on the spectrum of hydrogen। जे मैगनैटिक फील्ड की जगह असी इलैक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं तां भी वह इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता कि उसके स्पैक्ट्रम दे विच की चेंजिस आउणगियां। तो इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड को की कहा जाता है, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट होर मेन इहदी जो लिमिटेशन सीगी कि ये इस तो बाद असी दो प्रिंसीपल पढ़ने हैं बेटा, डुअल बिहेवियर और यू कैन डुअल नेचर एंड अनसर्टनटी प्रिंसीपल। ये अपने मॉडल की हैल्प नाल डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टनटी प्रिंसीपल नू भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। या तुसी इस पॉइंट नू हले स्किप कर दो, ये रहन दो बेटा लिमिटेशन लिखन नू, इसकी जगह तुसी एक लिमिटेशन होर लिख लो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन the shape of molecules।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਮੇਨ objection was given after the dual nature and uncertainty principle। ये बेटे असी हले दोनों पढ़ने ने कि डुअल नेचर की हुंदी है या अनसर्टनटी प्रिंसीपल की हुंदा है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਤੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੋਹਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ? ਆਫਟਰ ਦਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਡੂਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦੀ ਮੈਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਕਸੈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਬੋਹਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਮੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਡਲ? ਥਾਮਸਨ ਮਾਡਲ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਐਂਡ एनर्जी या इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, सो ऑन। काफ़ी सारे टॉपिक्स हले अपने पेंडिंग ने, बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो मेन मॉडल सी वो अपने कवर अप हो गए टिल नाउ। ठीक है, थैंक यू बेटा।